हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सप्लाई और डिमांड मार्केट प्राइस पे कैसे इफ़ेक्टिव होता है। सप्लाई के बढ़ जाने से और डिमांड के घट जाने से, सप्लाई के घट जाने से या डिमांड के बढ़ जाने से मार्केट प्राइस पे वस्तुओं का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब सप्लाई बहुत अधिक होगा और डिमांड कम होगा तो क्या होगा, जनरली प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस घटेगा वस्तुओं का और सेवाओं का। और जब सप्लाई बहुत कम होगा लेकिन डिमांड क्या होगा उस समय अगर अधिक होगा, उस वाले कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग किस टर्म से इन सब कंडीशंस को डिफाइन किया जाता है और इस कंडीशन से कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट टर्म हम लोग डील करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन, हिंदी में जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं और आम भाषा में महंगाई कह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की मूल्यों में वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है, महंगाई कहलाती है। आम भाषा में इसे समझें तो साधारणतः वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में जब वृद्धि आ जाए तो इस वाली स्थिति को क्या कहेंगे? महंगाई कहेंगे। ये हम लोग इजीली जानते भी हैं खुद से, तो इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग इसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन होने का, उन सब चीज़ों के बारे में अभी देखेंगे हम लोग। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। अब इनके मेन काउजेज क्या हैं, मुख्य कारण क्या हैं, उसके बारे में देखते हैं। हाई डिमांड और लो प्रोडक्शन और सप्लाई, यानी मांग में वृद्धि या उत्पादन में कमी। एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, तरल मुद्रा का अधिक मात्रा में मौजूदगी। विथ पीपल हैविंग मोर मनी दे ऑल्सो टेंड्स टू स्पेंड मोर विच काउजेज इंक्रीज डिमांड। अब लोगों के पास, आम भाषा में ये बोलें कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो डिमांड क्या करना चाहेगा, खर्च क्या करना चाहेगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे डिमांड में क्या होगी, अधिकता आएगी। और ये हाई डिमांड किस कंडीशन को लीड करता है? इन्फ्लेशन वाले कंडीशन को लीड करता है। तो ये थे मुख्य कारण, मेन काउजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के मुख्य कारण। अब हम लोग जानेंगे डिफ्लेशन क्या होता है। ये इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं इसको, डिफ्लेशन को। तो डिफ्लेशन रेफर्स टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन को हिंदी में अपस्फीति बोलते हैं और इसका डिफिनेशन ये है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में जो गिरावट की स्थिति आती है, इस वाली स्थिति को अपस्फीति कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि डिफ्लेशन क्या होता है, अब उनके मुख्य कारण, मेन काउजेज क्या क्या हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो मेन काउजेज में आते हैं लो डिमांड एंड हाई प्रोडक्शन और सप्लाई, मांग में कमी और या अधिक उत्पादन होना। शॉर्टेज ऑफ मनी सर्कुलेशन, तरल मुद्रा की क्या होना, कमी होना। स्पेंड मनी इन लिमिटेड वे लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड, जब लोगों के पास पैसे कम होंगे, तरल मुद्रा कम होंगे, वो लोग कम खर्च करेंगे। कम खर्च करने का मतलब डिमांड में क्या आएगी, कमी आएगी। और डिमांड में कमी ही क्या होती है, किस वाली स्थिति को शो करती है, किस वाले स्थिति को दिखाती है? ये है हमारे डिफ्लेशन वाली स्थिति को, जिसको हिंदी में अपस्फीति कहते हैं। चूँकि अब हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों वाले स्थिति को जान चुके हैं, उसके मेन कारण क्या क्या हैं। अब हम लोग एक स्लाइड के जरिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में अंतर को देखेंगे अभी। चूँकि अब हम लोग समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, तो डायरेक्टली हम लोग इसमें अंतर क्या है उन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो कंसिस्टेंट एंड सब्सटेंशियल राइज इन द प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। आसान भाषा में वस्तुओं में क्या हो जाना, प्राइस में, वस्तुओं के प्राइस में वृद्धि हो जाना ही इन्फ्लेशन वाले कंडीशन को शो कर रहा है। कंसिस्टेंट एंड सब्सटेंशियल फॉल इन द प्राइस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। मूल्य में क्या हो जाना, कमी आ जाना, गिरावट आ जाना, किस वाले कंडीशन को शो कर रहा है? डिफ्लेशन वाले कंडीशन को शो कर रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन रियल टर्म्स। मतलब कि पैसे की वैल्यू घटती हुई नजर आती है, किसमें, किस कंडीशन में? इन्फ्लेशन में। और इसका जस्ट अपोजिट डिफ्लेशन वाले कंडीशन में
करेंसी जो होता है, हमारा मुद्रा जो होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता हुआ नजर आता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन द बैंक रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट। बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को घटा देती है, जिससे मार्केट में क्या हो जाए, ज़्यादा तरल मुद्रा आ सके। अब डिफ्लेशन में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है ताकि बाजार में जो तरल मुद्रा है में क्या आ जाए, थोड़ा कमी आए, लिमिट हो जाए वो। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन को क्या कर सकता हो, कंट्रोल कर सकता हो। देखिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ये है SLR, CRR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों को अभी हम लोग एक एक करके डील करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये कहता है द पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट द कमर्शियल बैंक होल्ड्स हैज़ टू रिजर्व विथ RBI। हिंदी में नकद आरक्षित अनुपात। बैंकों को अपने कुल जमा कैश का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। मतलब टोटल डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक कुछ पार्ट को क्या करता है, रिजर्व बैंक के पास रखता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। जो हमारा दूसरा टर्म है वो है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़। बैंकों के पास मौजूदा जमा हिस्सा का वह भाग जो बैंकों को तरल नकद, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना पड़ता है, खुद के पास बनाए रखना पड़ता है, ये क्या कहलाता है, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात। हमारा थर्ड टर्म है रेपो रेट। ये कहता है द रेट एट विच RBI लेंड्स फंड टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज रेपो रेट। RBI जिस दर पर कमर्शियल बैंक को ऋण देता है, रेपो रेट कहलाता है। मतलब RBI जब किसी कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा क्या करेगा, लेंड करेगा, देगा कुछ रेट पे, जिस रेट पे देगा वो रेट क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है रिवर्स रेपो रेट। द रेट एट विच RBI बोरोज फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक जिस दर पर RBI को ऋण देता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, या जस्ट अपोजिट है रेपो रेट का। क्लियर है बात। रेपो रेट में क्या हो रहा था, RBI दे रही थी पैसा कमर्शियल बैंक्स को, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है RBI कुछ रेट पे, और वही रेट क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है। अब हम लोग एक स्लाइड के जरिए से आसानी से समझ सकेंगे। इस डायग्राम में देखिए, RBI बैंक को जब देगा वो क्या कहलाएगा, रेपो रेट कहलाएगा। नीचे वाले में देखिए, बैंक दे रहा जब RBI को, तो ये कंडीशन क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग डील करने वाले हैं वो है बैंक रेट। द रेट एट विच RBI लेंड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म इज बैंक रेट। जिस दर पर RBI कमर्शियल बैंकों को लंबे अवधि के लिए ऋण देती है, बैंक दर कहलाता है। क्लियर है बात। अब हम लोग रेपो रेट और बैंक रेट में सिमिलैरिटी देख रहे होंगे कि क्या हो रहा था। रेपो रेट में भी RBI ही कमर्शियल बैंकों को पैसा दे रही थी, और बैंक रेट में भी RBI कमर्शियल बैंकों को पैसा दे रही, लेकिन अंतर ये है कि RBI जब कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए जब पैसा देती है उसे बोलते हैं रेपो रेट, और जब लंबे समय के लिए देती है तो इसे बैंक रेट कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। और आज का वीडियो भी तो थैंक यू।